तो दोस्तों आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के आगे लग जाते हैं। शब्द के आगे यानी पूर्व में लगकर अर्थ में विशेष परिवर्तन कर देते हैं। ये उपसर्ग हैं साहब आपके। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रत्यय। प्रत्यय वे हैं जो शब्द के बाद शब्दांश लगे, अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, लेकिन उसको शब्द को लगे और शब्द को रोचक बना दे। आगे चलते जाएंगे तो समझते जाएंगे। उपसर्ग प्रत्यय आपने स्टार्टिंग में भी पढ़े होंगे, लेकिन जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और काफी कुछ सीखना है, तो बहुत अच्छा अच्छा पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए बता रहे हैं। देखिए, उपसर्ग का कोई एक एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, छोटा सा ना। मैंने यहाँ एक शब्द लिखा है, सुगम। गम यानी गमन करना, यानी चलना। तो मूल शब्द तो हो गया गम, और उपसर्ग तो कि शब्द के आगे लगता है एक शब्दांश, तो ये शब्दांश है ना, सुगम। सु यानी अच्छा, और सुगम यानी चलने लायक, वह रास्ता जो चलने में अच्छा हो। ऐसी सड़क, ऐसा मार्ग जो चलने में सरल हो, ये सुगम हो गए। अब मैं एक नया शब्द रखता हूं, तो प्रत्यय से कनेक्टेड है, प्रत्यय से रिलेटेड है। ठीक है, दुकानदार। इसमें हम मूल शब्द छाटेंगे, तो मूल शब्द आपका दुकान हो गया, और दार इसका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। जी, आपने स्टार्टिंग लिया है यहाँ से, इस एग्जाम्पल को आप ऐसे समझ रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि उपसर्ग जो हैं, उनमें संस्कृत के उपसर्ग, तीन तरह के उपसर्ग माने गए हैं ना। संस्कृत के, हिंदी के उपसर्ग, और विदेशी भाषा के उपसर्ग। क्योंकि हिंदी में तो बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है, जो आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। बहुत सी भाषाओं का मिश्रण है। अब इसी तरह से आपके प्रत्यय हैं। प्रत्यय यानी जो शब्द के पीछे लग जाते हैं। प्रत्यय का ध्यान रखें, प्रत्यय की रचना जो है वो हम करते हैं, हम। भाषा विशेष कहीं से कोई प्रत्यय की ग्रामर नहीं है, कोई व्याकरण नहीं है, लेकिन जोड़े रहे हैं प्रत्यय। हमने अपनी भाषा को और रोचक बनाने के लिए प्रत्यय जोड़े हैं। दार मूलतः कोई शब्द नहीं आता है, पर बहुत सारी जगहों पर जुड़ जाता है। दुकानदार, ईमानदार, पहरेदार। तो दार शब्द का उत्पत्ति, दार शब्द को बनाने वाले हम लोग हैं। ये बहुत पहले से बने हुए हैं। प्रत्यय जो है वो आधुनिक है। उपसर्ग और प्रत्यय में कई प्रकार के प्रश्न आपके सामने आते हैं। या तो आपको वहां एग्जाम में ये प्रश्न देगा कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, एक तो इस तरह का प्रश्न होगा। या एक उपसर्ग उठा करके आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से यह उपसर्ग किसमें लगा हुआ है। अथवा आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय से जुड़ा हुआ शब्द है। या चौथे टाइप का प्रश्न, अलग चौथे प्रकार का प्रश्न, या ये पूछा जा सकता है कि इस शब्द में जो उपसर्ग लगा हुआ है उसका अर्थ क्या है। तो यानी कि आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देते जाएंगे तो सीख जाएंगे। तो अभी हम उपसर्ग पे चलते हैं, उपसर्ग को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बस हमको उपसर्ग निकालने हैं। कुछ शब्द आपके सामने मैं लिख रहा हूं अभी। ठीक है, उपसर्ग से संबंधित ही हैं शब्द।
आप मेरे साथ चलते चलें और उपसर्ग ढूंढते जाए। ये चीज ध्यान रखें कि हमें ढूंढना ज्यादा करके मूल शब्द है, उपसर्ग अपने आप निकलता जाएगा या प्रत्यय अपने आप निकलता जाएगा। अभी फिलहाल उपसर्ग पढ़ रहे हैं। अतिक्रमण, अध्यक्ष, दो शब्द मैंने आपके सामने रखे हैं और रख देता हूं। अनुरूप, अपमान, अपितु। और आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए मेरे को थोड़े से उदाहरण मैं आपको और देना चाहूंगा। अभिमान, लिखते जाएं, आप देखते जाएं। अवरोध। अब मैंने कुछ शब्द आपके सामने रखे हैं, इनमें से हमें उपसर्ग निकालना है, तो आप देखते जाएं। अति उपसर्ग है, अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है, यह संधि का उदाहरण है। अनुरूप में अनुपसर्ग है, अपमान में अप उपसर्ग है, अपितु में अपि उपसर्ग है, अभिमान में अग्नि उपसर्ग है, अवरोध में अव उपसर्ग है। तो ये उपसर्ग है आपके, ये संस्कृत भाषा के उपसर्ग। कौन सी भाषा से रिलेटेड उपसर्ग है? संस्कृत भाषा से रिलेटेड उपसर्ग, उससे संस्कृत भाषा से निकले हुए उपसर्ग। अतिक्रमण, अति, अति यानी अधिक। कभी कभार हम देखते हैं कि अतिक्रमण के कारण प्रशासन ने कुछ दुकानदारों के बाहर बनाए हुए चबूतरे या उनके टेंट्स को हटाया। अतिक्रमण यानी कि अपने क्रम से, अपनी सीमा से आगे आ जाना। तो अति का अर्थ होता है ज्यादा, अधिक, ये उपसर्ग का अर्थ है। अध्यक्ष, अधु उपसर्ग है, अधिक का अर्थ होता है बड़ा। अनुरूप, अनु यानी बराबर का या समान, एक समान रूप वाला। अप, अप का अर्थ निकलता है बुरा। मान तो है लेकिन उसका बुरा हो गया है, अपमान हो गया है। अपि, अपि यानी भी, ऐसा भी। अभी यानी अधिक, किसी को मान होता है, किसी को अभिमान हो जाता है, यानी मान अधिक होने लग जाता है उसको। अव, अव यानी बुरा या रोकना, रोध यानी रोकना, और अव यानी बुरी तरह से रोकना, गलत तरीके से रोकना। ये हो गया अवरोध। इस तरह से अपन उपसर्ग को पढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। उद्घाटन, यहाँ उद उपसर्ग आ गया। उपवन, यहाँ उप उपसर्ग आ गया। वन और वन का छोटा भाग यानी उससे नीचे, उपसर्ग उप का मतलब होता है नीचे, छोटा, कम। उपवन, जहां वन का क्षेत्र कम हो वो उपवन हो गया। उद यानी विशेष, घाटन यानी प्रस्तुत करना, विशेष रूप से प्रस्तुत करना यानी उद्घाटन। इस तरह से आपके ये उपसर्ग निकल रहे हैं। हिंदी में भी इस प्रकार के बहुत सारे उपसर्ग आएंगे। उपसर्ग आपको आगे के उपसर्ग जो है, जो लगे हुए हैं शब्द के आगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे। पर ज्यादा से ज्यादा, बहुत अधिक अगर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो मेरा जहां तक सारे प्रश्न देखे हुए हैं और इतनी सारी क्लासेस पढ़ाने के बाद, इतने अनुभव के बाद, ये पूरा पूरा समझ में आता है कि हम लोगों को मूल शब्द निकालना आना चाहिए। याद रखें, मूल शब्द हमें निकालना आना चाहिए। कुछ शब्द और रख देता हूं, हिंदी के उपसर्ग में है अनजान, अन यानी बिना, बिना जाने, अनजान। अब मैं हिंदी के उपसर्ग भी इसके साथ ही लिखे जा रहा हूँ। संस्कृत के 24 उपसर्ग हैं, 24 से अब 27 हो गए कुल मिलाकर के। फिर आ जाता है आपका अनजान, अन यानी बिना जाने। एक हिंदी का उपसर्ग और है तू, तू यानी अच्छा। जैसे हम कह देते हैं सुगम या सुलभ, सुशिक्षित। शिक्षित तो है लेकिन अच्छी तरह से शिक्षित है, सुशिक्षित है, ठीक है। इन उपसर्गों में क्योंकि विदेशी भाषाएं यानी अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा हमारी हिंदी भाषा के ही रूप में शामिल है, हमारी हिंदी भाषा के जो शब्दों में ही प्रयोग आती है, तो कई शब्द उनके भी बनते हैं उपसर्ग में। जैसे मैंने यहाँ लिखा वक्त, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं बेवक्त, यानी बिना वक्त के। तो बे का अर्थ क्या लगा? बिना। अब मैं वैसे ही बे से
एक शब्द और बनाता हूं बे उपसर्ग लगा करके, बेईमान। जिसका ईमान न हो वो क्या होगा? बेईमान। अब बे से और बना देता हूं, बेकद्र। जो किसी की कद्र ना करे, बेकद्र। तो बे से बहुत सारे उपसर्ग बनेंगे। हाँ, बे उपसर्ग से बहुत सारे शब्द बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से और अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग है, जैसे मैंने यहां लिखा कमजोर, कमकार कम होगा, कमकार कम होगा, जिसमें जोर कम है तो कमजोर हो जाएगा। कोई पतला सा आदमी होता है उसको हम कहते हैं कमजोर, पर उसमें ताकत होती है, उसको कमजोर नहीं कहना है। कमजोर यानी जिसमें शक्ति कम हो, ताकत कम हो, ठीक है। एक शब्द लिखा है मैं लिख रहा हूं बखूबी। ब यानी साथ, और खूबी यानी खूबियों के साथ, बखूबी बहुत अच्छा है। एक शब्द लिख देता हूं मैं बद चलन। बद यानी बुरा, बद यानी बुरा। तो बद चलन, जिसका चलन यानी चरित्र बुरा हो वो क्या होगा? बद चलन। अरबी भाषा का एक शब्द और है बाइज्जत। बा का अर्थ होगा साथ, तो क्या लिख देंगे हम? इज्जत के साथ। इंसाफ, इंसाफ से बना इंसाफी, और मैं इसको कर देता हूं ना इंसाफी। तो ना इसमें क्या हो गया था? अब आपका उपसर्ग हो गया। तो इस प्रकार आपके बहुत सारे उपसर्ग हो जाते हैं। एक उपसर्ग की सूची आपको मिल जाएगी मेरे अगले वीडियो में, उसके साथ उससे जुड़े हुए अन्य शब्द मिल जाएंगे। अभी हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो एक टेस्टिंग कर रहे हैं कि हमें उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानना कैसे है। याद करने लायक उपसर्ग तो आपके पास है नहीं, उसके साथ में जो शब्द आपको दिए जाएंगे वो शब्द आप पढ़ेंगे तो आपकी हिंदी बहुत बेहतर होती जाएगी, उम्दा होती जाएगी और अच्छी होती जाएगी, और बखूबी आप बहुत अच्छा कर सकेंगे। अब मैं आ जाता हूँ प्रत्यय पर, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। अब ये है साहब आपके प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ होता है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन करेंगे, करेंगे, लेकिन रोचक भी बना देंगे, बिल्कुल रोचक बना देंगे। लेखक, ये पूर्ण शब्द है। लेखक क्या है आपका? पूर्ण शब्द है। लेखक में उपसर्ग नहीं है, मूल शब्द हमको निकालना है। प्रत्यय में मूल शब्द जो निकालना सीख गया, प्रत्यय में, उपसर्ग में तो उपसर्ग याद कर लेंगे, प्रत्यय याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मतलब हमने अपनी भाषाओं से निर्माण किया है प्रत्यय का, तो प्रत्यय में मैं आपको ये पूरा पूरा साधन बता रहा हूँ कि प्रत्यय में आपको, आप लोगों को प्रत्यय में वापस से सुनने, मूल शब्द निकालना आना चाहिए। उपसर्ग में, उपसर्ग तो देख लेंगे, उपसर्ग में तो निकाल लेंगे, प्रत्यय में तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो भाषा बोलते हैं ना उस भाषा में ही प्रत्यय बहुत सारे हैं जो हम सामान्य भाषा बोलते हैं। मानक हिंदी भाषा में प्रत्यय आपको दिए गए हैं। लेखक, अब इसमें हम मूल शब्द निकालेंगे क्या? लेख, मूल शब्द लेख नहीं थी, मूल शब्द निकलेगा लिख। इसमें कोई संधि नहीं होगी, प्रत्यय में कोई संधि नहीं होती है, मूल शब्द है लिख। ऐसा ही लिख से मैं एक शब्द बनाता हूं लिखावट, तो भी मूल शब्द आपका क्या होगा? लिख। अब लिख में आपका प्रत्यय होगा अक, और लिखावट में आपका प्रत्यय होगा आवट। इसी से संबंधित मैं लिख देता हूं लेखिका। गुरु शब्द ये लिख ही होगा, और इका होगा इसका प्रत्यय। अब मैं लिख देता हूं लेखनी। मूल शब्द वो नहीं रहेगा लेख, प्रत्यय हो जाएगा आपका इन्हीं। समझ रहे हैं प्रत्यय को? अब मैं एक शब्द और लिख देता हूं यहां लड़ाकू। इस शब्द पर हम विचार करते हैं प्रत्यय को छांटने के लिए, प्रत्यय को निकालने के लिए।
पर पहले हमको मूल शब्द निकालना पड़ेगा। मूल शब्द क्या करें? लड़ाई? नहीं, मूल शब्द निकालना है। मूल शब्द हो गया लड़, और प्रत्यय का हो गया आकू। प्रत्यय के कोई अर्थ नहीं होते हैं, उपसर्ग के तो अर्थ होते हैं, प्रत्यय के अर्थ नहीं होते हैं। मेरी एक एक शब्द को, एक एक बात को गौर से सुने। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं निकलता है, अर्थ निकलेगा उपसर्ग में। मूल शब्द के तो सबके अर्थ बनेंगे, लेकिन प्रत्यय में कोई अर्थ नहीं होगा। लड़ाकू में मूल शब्द आपका लड़, और प्रत्यय हो गया आपका आकू। अब ऐसे ही लड़ से और शब्द बने हुए हैं। लड़ाई, यहां लिख देते हैं ना, लड़ाई। मूल शब्द वही लड़ होगा, प्रत्यय होगा इसका ई। लड़का, क्या है लड़का? लड़का खुद मूल शब्द है, इसमें लड़ मत कर देना, इसलिए ये इससे संबंधित नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही हम एक शब्द और उठा लेते हैं, अच्छा सा, बहुत बढ़िया सा शब्द उठाते हैं, ठीक है। मैं उठा रहा हूं, ये वो तो सब में होना चाहिए, हाँ, ऐसे लोग सभी होते हैं। सभी तो नहीं होते हैं, कुछ कुछ होते हैं, लेकिन ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं। दयालु, मूल शब्द उठाते हैं, मूल शब्द सबको पता है, दया छांट लिया। प्रत्यय है इसका आलू। अब इससे दया से हम और शब्द बनाए थे, जैसे मैंने दयालु निकाल लिया, मैंने लिखा दयावान। मूल शब्द यही होगा दया, और वान होगा इसका क्या होगा? प्रत्यय होगा। दयार्द्र, दया यही मूल शब्द। आर्द्र कोई प्रत्यय नहीं है, क्योंकि दया से भीगा हुआ जो है, जो दया से परिपूरित है, वो दयार्द्र होगा। तो आर्द्र नाम का कोई प्रत्यय है नहीं। अब कुछ प्रत्यय ऐसे जिनकी रचनाएं तो बहुत ही ऐसी अजीब सी हो गई हैं, लेकिन है प्रत्यय। जैसे सर, सरसराहट, फर, फराहट, थर, थराहट, खड़, खड़ाहट, धर, धराहट, सरसराहट, फरफराहट, थरथराहट, खरखराहट, धर धराहट, बुलबुलाहट, सुगबुगाहट। प्रत्येक को पढ़ रहे हैं, मजे से पढ़ते जाइए, क्लास तो चलती ही रहेगी, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक आपको हेल्प करते रहेंगे, आपके साथ चलते रहेंगे, हिंदी पढ़ते रहेंगे, और बहुत अच्छी हिंदी समझ लेंगे, पूरी व्याकरण को समझ लेंगे, घोल के पी जाएंगे जैसा कहते हैं। याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। हर चीज को याद करोगे तो बहुत मुश्किल से याद होता है, समझ लोगे तो फिर याद करने की जरूरत नहीं है, फिर आप सबको समझा भी सकते हो, और बहुत अच्छा मुकाम अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हो। अब इनमें इनको मूल शब्द निकालना है। मान लीजिए, एग्जाम्पल बहुत सारे दूंगा आपको। मान लीजिए इनमें से हमें मूल शब्द निकालना है, तो क्या हम मूल शब्द इसमें सरसराहट में मूल शब्द क्या हम सर निकालेंगे? नहीं। क्या हम फड़फड़ाहट में मूल शब्द फड़ निकालेंगे? नहीं। क्या थरथराहट में मूल शब्द थर होगा? नहीं होगा। इन शब्द, इनके जो मूल शब्द निकालने हैं, इन पूर्ण शब्दों के जो मूल शब्द हमें निकालने हैं, तो उससे पहले हम प्रत्यय को देखें, तो प्रत्यय एक समझ में आ रहा है हमें। आहट, ये वो वाला आहट नहीं है, चुपके चुपके आहट है, वो वाला आहट नहीं है। ये आहट से प्रत्यय है जिसका कोई अर्थ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन अब हमें इसका मूल शब्द निकालना है। मूल शब्द सरसराहट का मूल शब्द होगा सर, सर।
क्योंकि सरसराहट हो रही है, तो सरसराहट बदन में, शरीर में सरसराहट हो रही है, तो एक सरसर सी होती है, वायु के कुछ झोंके लग रहे हैं हवा के, तो सरसर होगी। फड़फड़ाहट, बहुत फड़फड़ाहट है उसमें, तो मूल शब्द हो जाएगा काव्य का फड़फड़। अब आ जाएंगे थरथराहट, तो मूल शब्द हो जाएगा इसका थरथर। यही इसी प्रकार के भी प्रश्न आते हैं, क्योंकि इतने प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं कि पेपर बनाने वाले वो कितने प्रश्न ही निकालेंगे, कहीं ना कहीं से ऐसा निकाल के रखेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल आ चुके हैं, ऐसा निकालते हैं एग्जाम्पल जो आपको भ्रमित कर दे, पर आप भ्रमित नहीं होगे, क्योंकि ये क्लास समझने वाली क्लास है, रटने वाली नहीं। खड़खड़ाहट, खड़खड़, बुलबुलाहट, बुलबुल वो वाली बुलबुल नहीं है। सुगबुगाहट, है ना, तो इसको हम लिखेंगे सुग और बुग। कुछ शब्दों के कुछ अर्थ नहीं होते हैं, लेकिन बहुत कुछ समझा जा सकता है। हिंदी पढ़ने के लिए आराम से पढ़ेंगे, उसके पास बैठेंगे, समझेंगे, और मेरे साथ चलते चलेंगे तो और समझ में आ जाएगा। इस चीज में पूरी तरह से पक्का कर लेते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूँ। सामने उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित, आपको उपसर्ग और प्रत्यय निकालने में आपका साथ देता चलूंगा, ठीक है। अब दोनों एग्जाम्पल जो है, दोनों तरह के एग्जाम्पल दूंगा सॉरी आपको, और दोनों तरह के एग्जाम्पल में हम पढ़ते चलेंगे। अपन कुछ शब्दों को देख रहे हैं, उसी से ही हम अपना ज्ञान कर लेंगे कि हमें आया कितना है अभी, क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। ज्ञाता, मैंने एक शब्द लिखा। इससे पहले मैं क्या कर लेता हूं, मैं इस ज्ञाता को यहां लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए। यहां मैं लिख देता हूं पूर्ण शब्द, यहां लिख देता हूं मैं उपसर्ग, यहां लिख देता हूं मैं मूल शब्द। आपको भी तैयारी ऐसी करनी है। और यहां लिख देता हूं मैं प्रत्यय। अब ये क्यों लिखा है ये आप समझ रहे होंगे, समझदार को इशारा ही काफी है, कहते हैं। हम यहाँ से मूल शब्द लिखेंगे, मूल शब्द इधर उठाएंगे, उठाएंगे तो पूर्ण शब्द इधर उठाएंगे तो मूल शब्द उसमें से निकाल के रखेंगे। अगर उसमें हमें प्रत्यय दिखता है तो हम उधर प्रत्यय लगा देंगे, प्रत्यय छाट करके रख देंगे। अगर हमें इस मूल शब्द में मूल शब्द हमने निकाला और इधर से यदि हमें उपसर्ग नजर आता है, समझ में आता है, तो हम उपसर्ग रख देंगे, ठीक है। तो पहले मूल शब्द हम लिख लेते हैं, ठीक है। मूल शब्द सॉरी, सबसे पहले ज्ञाता लिखा है मैंने, लिख लिया, आप नोट करते चले हैं। दिखाई, थकावट, ज्ञाता, मिठाई, थकावट, ये पूर्ण शब्द हैं, है ना। यहाँ अपने को प्रैक्टिस करना है, इस तरफ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दयालु जो मैंने अभी बताया ही था आपको, ताकि आपको याद रहे। बोली, स्वर्णकार, पंखुड़ी, मेरा नाम लिख देता हूँ ना, प्रदीप, विजय। अब इसमें से हमें उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय छांटने हैं। कैसे छांटेंगे? ज्ञाता में मूल शब्द क्या है? ज्ञान नहीं, ज्ञाता में मूल शब्द है ज्ञ। ज्ञ का अर्थ ही ज्ञान होता है। आगे कुछ लग नहीं है, उपसर्ग है ही नहीं, तो इसका प्रत्यय क्या हो गया साहब आपका? ता हो गया ना, ये ज्ञाता पर चलेगा। मिठाई, मिठाई में मूल शब्द छाटेंगे, मिठाई में मूल शब्द क्या छाटेंगे हम? मीठा, प्रत्यय हो गया आपका ई, मिठाई में। अब है थकावट, थका नहीं होगा, मूल शब्द होगा थक, तो इधर प्रत्यय ही होगा आवट। अब हम दयालु पे आ जाते हैं। दया, मूल शब्द हो गया, आलू हो गया आपका प्रत्यय। आलू वो खाने वाला आलू नहीं है, है? बोली, मूल शब्द हो गए साहब बोल,
और प्रत्यय हो गया आपका ई। क्या हुआ? ई। स्वर्णकार, स्वर्ण मूल शब्द हो गया। कार यानी उसका कार्य करने वाला, प्रत्यय हो गया। पंखुड़ी, पंख मूल शब्द हो गया और री इसका प्रत्यय हो गया। सब प्रत्यय प्रत्यय आ रहे हैं। प्रदीप, यहां नहीं आएगा, यहां आएगा। प्र, प्र यानी विशेष, एक उपसर्ग है। और मूल शब्द आ गया दीप, विशेष रूप से अखंड जलने वाला या अखंड ज्योति देने वाला दीप, प्रदीप। विजय, तो क्या जय को प्रत्यय रखें या वी को मूल शब्द रखें? नहीं, वी जो है वो आपका क्या है? उपसर्ग है। और जय क्या हो गया आपका? मूल शब्द हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास है, आपके पास तो और होंगे जो आप अपनी प्रैक्टिस बुक लेकर के आए, अभ्यास पुस्तिका लेकर के आए, बहुत सारे होंगे। इस ट्रिक से करेंगे, इस प्रकार से बना करके करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत समझ में आएगा। इससे संबंधित पूरा का पूरा कोर्स देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, समझने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, साथ चलते चलें, पक्का इरादा करके चलें। उपसर्ग प्रत्यय भी आपके लिए याद करेंगे नहीं, धड़ाधड़ चलते जाएंगे। धड़ाधड़, धड़ाधड़, तो धड़ाधड़ में क्या है मूल शब्द? निकालिए। धन्यवाद।